नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स का तीसरा चैप्टर चुनावी राजनीति को जारी रखने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, एक बात और, आई लव यू ऑल। आप सभी मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी खुशियां मेरे साथ साझा करते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने एग्जाम के इश्यूज, आप एग्जाम के क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने मार्क्स बताते हो कि मेरे पीरियोडिक टेस्ट में, मेरे सेट एग्जाम में इतने मार्क्स आए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे फीडबैक देते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोज़ को लेकर के एक्साइटेड फील करते हो। ऐसे ही आपका प्यार मेरे साथ बना रहे और मैं भी चाहूँगा कि ऊपर वाला ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान आपको उतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे जितना आपने सोचा भी ना हो। हाँ, एक बात और पूछनी थी आपसे, क्या ये वर्कशीट आगे आनी चाहिए? आनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कि आपको क्या लगता है, क्या ये आएगी? तो दोनों चीज़ें हैं, ये भी मुझे बताइएगा कि आप एक्साइटेड हो कि ये वर्कशीट आए या फिर बस बहुत हो गया। और अगर आए या आनी चाहिए तो आपको कितना परसेंटेज लगता है कि ये हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। चलिए हम वापस लौटते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ और देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 रहेगा। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान का तीसरा चैप्टर चुनावी राजनीति है, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 27 फरवरी 2021। इस वर्कशीट में भी हमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, तो उसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसे? निर्वाचन क्षेत्र। हालांकि हम अपनी आम भाषा में उसे सीट बोलते हैं कि यहाँ की सीट से उसको टिकट मिल गया, यहाँ की सीट से वो जीत गया। तो जिसको हम सीट बोलते हैं ना, वही निर्वाचन क्षेत्र होता है। और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को हमें चुनना होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि पूरे देश से 543 एमपी जो लोकसभा के सांसद है वो चुने जाते हैं। हमारी दिल्ली में कितने लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, क्या आपको पता है? 7। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, नामांकन पत्र क्या होता है? नामांकन पत्र प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है, जिसे नामांकन पत्र कहते हैं। यानी चुनाव लड़ेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो चुनाव लड़ रहा है? फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। उसमें डिटेल्स होती है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके ऊपर कितने केस चले, ये सारी डिटेल उसको देनी होती है। उस फॉर्म को हम नामांकन पत्र बोलते हैं। इंग्लिश में नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है मतदाता सूची, यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित आयु कितने वर्ष है? तो ये 18 वर्ष है। यानी हमारे देश में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वो वोट डाल सकता है। वोट कब डालेगा? जब उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। तो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आयु कितनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे अधिक। उसके बाद सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा स्रोत आधारित है। एक अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद में समझाने लायक कुछ है नहीं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उस पर आधारित जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, मतदाता सूची क्या होती है? वोटर लिस्ट जिसको हम जनरली कहते हैं। तो ये वोटर लिस्ट या मतदाता सूची होती क्या है? मतदान करने के लिए योग्य व्यक्ति, जो मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। यानी आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, जिस वार्ड में रह रहे हो, तो वहाँ की एक सूची है कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर वोट डाल सकता है। तो उस सूची को हम मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा स्रोत आधारित
छठा प्रश्न है उसका दूसरा भाग है, मतदान कौन कर सकता है, कौन है जो वोट डाल सकता है। तो हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हमारे देश में जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो वोट डाल सकता है। हालांकि जो गंभीर किस्म के अपराधी या पागल या दिवालिया व्यक्ति है, उनको कभी कभी वोट डालने से रोका जा सकता है। अदरवाइज वो सभी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन रहेगा, 7वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र में अंतर क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वैसे इस वर्कशीट में हम जितने भी क्वेश्चन करें, मोस्टली क्वेश्चन आपकी वर्कशीट नंबर 32 में डिस्कस किए गए। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है। ओके, चुनाव के उद्देश्य, जैसे दिल्ली को 7 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया, ऐसे विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें, तो दिल्ली को 17 विधानसभा क्षेत्रों में बांटे गए, तो इनको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि चुनाव के लिए बांटा गया ना। ओके, तो चुनाव के उद्देश्य से देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। अब ये आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, सारे में से कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सुरक्षित करने का? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर केवल इन समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ओके, क्लियर। अब हम 8 प्रश्न की बात करेंगे। 8 प्रश्न है वो हमारा जनरल एक क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया, आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? ओके, हमारे अनुसार पूछा गया, तो इसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहो, आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए, तो वो भी लिख सकते हो। तो मेरे अनुसार मैंने लिखा है कि उम्मीदवार में समाज सेवा का भाव होना चाहिए। भाई, समाज सेवा की अगर भावना नहीं है तो उसको चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कुछ हद तक तो उसमें वो भावना होनी चाहिए, मजा आना चाहिए उसे समाज सेवा करने में, देश की सेवा करने में। दूसरा गुण है उम्मीदवार शिक्षित तथा अनुभवी होना चाहिए। मेरे अनुसार शिक्षित हो जरूरी नहीं होता, कई बार अशिक्षित व्यक्ति है वो भी अच्छे डिसीजन ले सकता है, अच्छे से कार्य कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षित व्यक्ति थोड़ा बेहतर कर पाएगा। तो वो शिक्षित और अनुभवी भी होना चाहिए, उसे उस फील्ड का थोड़ा अनुभव भी होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, संकीर्ण मानसिकता का ना हो, कि जो संकुचित मानसिकता का हो, जो देश में या समाज में बंटवारा करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति है, उम्मीदवार है, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। चौथा जो गुण होना चाहिए उस उम्मीदवार में, कि उसमें देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए, देश के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, देश प्रेम का भाव उसमें होना जरूरी है। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया, उसको देखते हैं हम। हमारा जो 9th क्वेश्चन दिया गया, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो यहाँ पे पहले बात ये कि जो क्वेश्चन दिया गया उसमें थोड़ी गड़बड़ है। चुनाव अभियान प्रक्रिया, यहाँ पे जो अभियान शब्द है ये नहीं आना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं, क्योंकि चरण जो होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया के होते हैं। अभियान एक अलग चीज है, अभियान तो प्रचार प्रसार होता है ना, उसको बोलते हैं। और जो प्रचार प्रसार होता है उसके चरण नहीं होते, उसमें तो चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें अभियान शब्द नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के क्या क्या चरण होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर पहला जो चरण होता है, शुरुआत होती है चुनाव की घोषणा के साथ। कौन करता है? यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, उसमें पूरा शेड्यूल होता है कब क्या होगा। तो ये होता है पहला चरण। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किए जाते हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनका इंटरेस्ट है, वो नॉमिनेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं। ओके, उसमें अपनी सारी डिटेल वो देते हैं। उसके बाद तीसरा जो चरण होता है, नामांकन पत्र की जांच की जाती है। उससे अगले दिन 7 दिनों के लिए नामांकन पत्र भरे जाते हैं, दिन दिए जाते हैं। 8वें दिन यानी कि जिस दिन नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, उससे अगले दिन उनकी जांच होती है। अगर किसी का नामांकन पत्र अधूरा हो, सही ना हो, कोई कमियां हो, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद उससे जो अगला दिन होता है, जो सही बच गए उनमें से नामांकन पत्र वापस लेने का चरण होता है। यानी जिसको अब भी लग रहा है मन डावाडोल हो रहा है, तन डोला मन डोला अगर किसी का हो रहा है, तो अपना नामांकन है वापस ले सकता है। उसके बाद चुनाव प्रचार होता है, आमतौर पर 21 दिनों का होता है, वैसे तो ऑफिशियली 21 दिनों का होता है। जिसको चुनाव लड़ना होता है वो 6 महीने पहले लगे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है मतदान का दिन। जिस दिन चुनाव
में वोट डाले जाते हैं। देश में चुनाव है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ करवाना संभव नहीं है, बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर कई चरणों में होते हैं। छोटे राज्य होते हैं तो वहाँ एक ही दिन मतदान होता है। उसके बाद 7वां जो अंतिम चरण होता है वो होता है चुनाव परिणामों की घोषणा। आमतौर पे चुनाव से 2 या 3 दिनों के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाती है। तो ये 7 चरण होते हैं चुनाव प्रक्रिया के। उसके बाद हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का, और अगर सब कुछ शुभ शुभ रहा तो हो सकता है ये आपकी क्लास 9th SST का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, बोला मैंने। 10th जो हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, हमें बताना कि हम कैसे योगदान दे सकते हैं, यानी अच्छा उम्मीदवार हम कैसे चुने, ये हमें बताना है, कैसे चुन सकते हैं। तो पहला ये कि हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। भाई हमें उम्मीदवार चुनना है, अच्छा उम्मीदवार चुनना है, रिश्तेदारी थोड़ी करनी है। ओके, तो जाति और धर्म में हमें नहीं देखना चाहिए। दूसरा, हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए, वो कितना योग्य है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, उसके आधार पर उसका चुनाव होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार का चुनाव, यहाँ पर ये शब्द नहीं होगा, उम्मीदवार का चुनाव उसकी विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर? उसकी विचारधारा, उसकी सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। ओके, हमें जो उम्मीदवार का चुनाव है उसकी समाज सेवा और देश प्रेम की भावना के आधार पर भी करना चाहिए। उसमें समाज सेवा का कितना भाव है, वो समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ये तो ना हो कि वो अपनी ही तिजोरी भराओ, तो हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, और उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो, हमारी सभी वर्कशीट, अगर आपके MIQ की जो सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलिए, अगर उनमें से कुछ भी पसंद है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा तो लगता होगा, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।